कल पाँव एक कासाए सर पर जो आ पड़ा, यकसर वो इस्तखाने शिकस्ता से चूर था। कहने लगा देख के चल राह बेखबर, मैं भी कब हो कसो का सर पर गुरूर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम इस्तक़बाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे अफ़साने का फ़न। अफ़साने का आगाज़ और इर्तिक़ा दूसरी वीडियो में पढ़ाऊँगी। आज हम लोग पढ़ेंगे अफ़साने का फ़न। अफ़साना किसे कहते हैं? तो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं BA उर्दू ऑनर्स का सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर फर्स्ट मैंने पढ़ाया है, जिसमें मैंने जेनरस ऑफ उर्दू पोइट्री पढ़ाया है। उर्दू पोइट्री में आपको मरसिया, नज़म, गज़ल, मसनवी, रुबाई ये सब पढ़ाया है। और आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं जेनरस ऑफ उर्दू प्रोज़। क्या पढ़ रहे हैं? जेनरस ऑफ उर्दू प्रोज़। इसमें मैंने आपको दास्तान पढ़ा दिया है, तारीफ़, उसूल, इर्तिक़ा भी पढ़ा चुकी हूँ, नावल, तारीफ़ और उसूल, इर्तिक़ा पढ़ा चुकी हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे अफ़साने का तारीफ़ और उसूल, और अगली वीडियो में इर्तिक़ा पढ़ेंगे। ठीक है, अफ़साने की तारीफ़ और उसूल पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा, ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। और आप कहाँ से हैं और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए अफ़साने का फ़न पढ़ते हैं। अफ़साने का फ़न या अफ़साने की तारीफ़। अफ़साने के लग़वी मायने झूठी बात, सरगज़िश्त, क़िस्सा, कहानी, दास्तान वगैरह के हैं। अफ़साने का जो लग़वी मानी है, इसका माने होता है झूठी बात, यानी अफ़साने में क्या, कहानी को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। सरगज़िश्त यानी कहानी, क़िस्सा, कहानी, दास्तान अफ़साने के लग़वी माने होता है। अफ़साने में नावल, दास्तान सब कुछ आ जाता है। एक जो फ़िक्शन है वो अफ़साने में आता है। अफ़साने में कहानी भी, दास्तान भी, नावल भी, सब कुछ अफ़साने में आता है। ठीक है, अफ़साना एक ऐसा क़िस्सा होता है जिसमें किसी एक वाक़या या ज़िंदगी के किसी अहम पहलू को इख्तिसार के साथ पेश किया जाता है। अफ़साना एक ऐसा क़िस्सा होता है, एक ऐसी कहानी होती है जिसमें किसी एक वाक़या या ज़िंदगी के किसी एक अहम पहलू को इख्तिसार के साथ, इख्तिसार यानी मुख्तसर करके, छोटा करके पेश किया जाता है, क्योंकि अफ़साना छोटी कहानी को ही कहा जाता है। सबसे पहले दास्तान सुना जाता था। जब लोगों के पास वक्त बहुत था तो लोग पेड़ के नीचे, दरख्त नीचे बैठकर दास्तान गो से दास्तान सुनते थे। और जो अमीर लोग थे, जो उमरा थे, जो बादशाह थे, वो अपने दरबार में दास्तान गो से दास्तान सुनते थे। वक्त बदला, लोगों के पास वक्त की कमी हुई तो नावल आया। फिर नावल के बाद, नावल में भी क्या है, नावल भी लंबी होती, इसमें पूरी ज़िंदगी की कहानी होती है। उसके बाद अफ़साना आया, क्योंकि लोगों के पास वक्त नहीं था, वो छोटी कहानी पढ़ना और सुनना चाहते थे, इसलिए अफ़साना वजूद में आया। और छोटी कहानी को अफ़साना कहते हैं, जिसमें ज़िंदगी के किसी एक पहलू को इख्तिसार के साथ यानी मुख्तसर के साथ यानी मुख्तसर तौर पर पेश किया जाता है। ठीक है, एडगर एलन पो के मुताबिक अफ़साना एक ऐसी बयानिया सिन्फ़ नसर है जो इतनी मुख्तसर हो कि एक ही नशस्त में पढ़ी जा सके। अब एडगर एलन पो क्या कहते हैं कि अफ़साना एक ऐसी बयानिया सिन्फ़ है, यानी एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी कहानी हम सुना रहे हैं। बयानिया यानी बयान करना, सुनाना। सिन्फ़ नसर है जो इतनी मुख्तसर हो, यानी इतनी छोटी हो कि एक ही नशस्त में पढ़ी जा सके, यानी एक ही बार में हम उसे पढ़ लें, उसे रखना नहीं पड़े। और कहानी इतनी दिलचस्प हो कि इंसान एक ही बार में पढ़ ले। तो एडगर एलन पो क्या कहते हैं कि अफ़साना एक ऐसी बयानिया सिन्फ़ नसर है जो इतनी मुख्तसर हो, जो इतनी छोटी हो कि एक ही नशस्त में पढ़ी जा सके। दुनिया की हर शय की तरह अदब भी हालात और ज़माने के तकाज़ों के साथ बदलता रहता है। अब दुनिया की हर शय यानी हर चीज़ की तरह अदब भी हालात और ज़माने के तकाज़ों के साथ बदलता है। जैसे जैसे ज़माना बदलता गया, कहानी में भी वैसे तब्दीली आती गई। पहले ज़माने में जो कहानी लिखी जाती थी उसमें जीन, भूत, परियों की कहानी होती थी, बादशाहों, राजाओं की कहानी होती थी। उसके बाद वक्त बदला और 1857 के गदर के बाद लोगों ने अपने हालात देखे कि हालात कितने बदल गए हैं, ख़राब हो गए हैं। तो इंसान ने क्या, अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखनी शुरू की। उन्होंने कहा कि जो हम देख रहे हैं, जो हम बरत रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में जो सच्चाई है, हम पर जो बीत रही है, हम उस पर कहानी लिखें। और नावल ने जन्म लिया और फिर नावल लिखा जाने लगा। लेकिन नावल भी क्या, बहुत लंबी होती थी, इसलिए उसे मुख्तसर किया गया, छोटा किया गया और फिर अफ़साना लिखा गया। तो दुनिया की हर चीज़ की तरह अदब में भी क्या है, बदलाव आए और हालात के और ज़माने के तकाज़ों के साथ ये भी बदलता रहा। ज़माने की किरणों के साथ फिक्शन ने भी कई रूप बदले और ज़माने की किरणों के साथ फिक्शन यानी कहानी ने
कई रूप बदले। फिक्शन किसे कहा जाता है? कहानी को। अफसाना, नावल, दास्तान को क्या है? फिक्शन कहा जाता है। तो दास्तान, इसके बाद नावल और इसके बाद अफसाना फिक्शन के सफ़र के 3 पड़ाव हैं। पहले दास्तान था, उसके बाद नावल आया, उसके बाद अफसाना। तो ये फिक्शन के सफ़र के 3 पड़ाव हैं, ठीक है। दास्तान, नावल और अफसाना, इन तीनों में एक खुसूसियत मुश्तरक है। दास्तान, नावल और अफसाना, इन तीनों में एक खुसूसियत है, एक ख़ासियत है, और वो मुश्तरक है, यानी एक है। मुश्तरक यानी एक है, और वो है क़िस्सा। और वो क्या क़िस्सा? क्योंकि दास्तान में भी कहानी होती थी, क़िस्सा होता था, नावल में भी कहानी होती है, और अफसाने में भी कहानी होती है। तो इन तीनों चीज़ की एक ख़ासियत है, वो है क़िस्सा। क़िस्से की पेशकश का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि क़ारी की तवज्जो इस पर जमी रही। और क़िस्से की पेशकश यानी क़िस्सा हम इस तरह से लिखें, क़िस्सा हम इस तरह से बोलें कि क़ारी की तवज्जो क्या है, इस पर जमी रहे, क़ारी इसको सुनता रहे या पढ़ता रहे, और हर लहज़ा ये जानने के लिए बेताब रहे कि आगे क्या होने वाला, और हर लहज़ा, हर पल ये जानने के लिए बेताब रहे कि आगे क्या होने वाला है। कहानी में इतनी कशिश होनी चाहिए, और कहानी के पेश करने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए जो क़ारी है, जो पढ़ने वाला है, जो सुनने वाला है, उसकी तवज्जो कहानी पर मरकूज़ रहे, और वो हर लहज़ा, हर पल ये जानना चाहे कि कहानी में आगे क्या होने वाला है, ठीक है। दास्तान को क़िस्से में क़िस्सा को जोड़कर तूल दिया जाता था, क्योंकि यही ज़माने का तकाज़ा था। हम जानते हैं जिसमें क़िस्सा को क़िस्सा से जोड़कर सुनाया जाता है उसे दास्तान कहते हैं। तो दास्तान को क़िस्से में क़िस्सा जोड़कर तूल दिया जाता था, यानी लंबा किया जाता था, और उस वक्त यही ज़माने का तकाज़ा भी था। अक़ल को दंग कर देने वाले वाक़यात क़ारी को गिरफ़्त में लिए रहते थे, और ऐसे से वाक़यात, ऐसे ऐसे क़िस्से सुनाया जाता था जो क़ारी को गिरफ़्त में लिए रहते थे। यानी जिन भूत की कहानी सुनाई जाती थी, परी की कहानी सुनाई जाती थी, शहज़ादे की कहानी सुनाई जाती थी। तो इससे क्या है, इंसान गिरफ़्त में रहता था, कहानी सुनता रहता था। फिर ऐसा ज़माना आया जब तवालत और हैरान कुन वाक़यात को त्याग कर हक़ीक़ी ज़िंदगी की तस्वीर कशी की गई। और फिर ऐसा भी ज़माना आया जब तवालत यानी जो लंबाई थी कहानी की, उसको कम किया गया, और हैरान कुन वाक़या, जो हैरान कर देने वाले वाक़यात थे, क़िस्से थे, कहानी थी, उसको हटा दिया गया। जैसे हम अलिफ लैला में देखते हैं, जिन क्या पहाड़ को लेकर चला जा रहा है, और परी क्या शीशी में पैक है, शीशी में उसको बंद कर दिया गया है, और जो हीरो है, जो शहज़ादा है, वो क्या है, तलवार को लेकर के चटाई पे उड़ा जा रहा। तो ये सब जो हैरान कुन वाक़यात थे, इसको त्याग दिया गया, इसको हटा दिया गया, और हक़ीक़ी ज़िंदगी की तस्वीर कशी की गई। यानी जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा था, जो हम पर बीत रहा था, उसको कहानी में लिखा गया। क्योंकि जो हम कहानी लिखते हैं, जो भी राइटर होता है, जो अदीब होता है, वो जो कहानी लिखता है वो हमारी दुनिया का होता है, और हमारी दुनिया से ही कहानी लेकर लिखता है। जो किरदार होते हैं वो हमारी दुनिया की होते हैं, वो बाहर से नहीं आते हैं। तो हमारे दुनिया के लोग ही होते हैं जो कहानी लिखते हैं, और जो किरदार होते हैं जिसकी कहानी लिखी जाती है वो भी हमारी दुनिया के होते हैं। तो हक़ीक़ी ज़िंदगी की तस्वीर कशी की गई कहानी में, नावल में। इस तरह नावल का जन्म हुआ। नावल में क्या है, ज़िंदगी की असली कहानी को पेश किया गया। नावल का कैनवस बहुत वसी होता है, और नावल का जो कैनवस होता है बहुत वसी होता है। कैनवस किसे कहते हैं? एक बोर्ड हम ले लेते हैं जिस पर हम पेंट करते हैं, तो उस बोर्ड को हम कैनवस कहते हैं। तो बोर्ड पर क्या है, हम पूरी पेंटिंग उतार देते हैं। उसी तरह कहानी का कैनवस होता है, एक प्लॉट होता है जिस पर हम कहानी लिखते हैं, और ये कैनवस बहुत वसी होता है, बहुत ब्रॉड होता है, बहुत बड़ा होता है। तख्लीक़कार और क़ारी दोनों से इसके मुतालबे सख्त हैं। तख्लीक़कार यानी लिखने वाला, जो लिख रहा है, जो अदीब है, जो राइटर है, और क़ारी जो पढ़ने वाले हैं, दोनों से इसके मुतालबे सख्त हैं। यानी नावल जो लिख रहे हैं उसके मुतालबे सख्त हैं। लिहाजा फ़िक्शन के किसी ऐसे रूप की तलाश हुई जिसे लिखने और जिसके पढ़ने में कम जिगर कावी करनी पड़े, और फिर बाद में फ़िक्शन के ऐसे रूप की तलाश की गई, फ़िक्शन यानी कहानी के ऐसे रूप की तलाश की गई जिसे लिखने और पढ़ने दोनों में कम जिगर कावी करनी पड़े। यानी कम कावी यानी कोशिश, कम कोशिश करनी पड़े। लिखने में भी कम कोशिश हो, पढ़ने में भी कम कोशिश हो, कम मेहनत लगे। इस तलाश के नतीजे में मुख्तसर अफसाना वजूद में आया, और इसी तलाश के नतीजे में, इस खोज के नतीजे में मुख्तसर अफसाना क्या वजूद में आया। अफसाना मुख्तसर होता है,
इसमें पूरी ज़िंदगी को पेश करने की गुंजाइश नहीं होती। अफसाना क्या है, मुख्तसर होता है, इसलिए इसमें क्या है, पूरी ज़िंदगी को पेश करने की गुंजाइश नहीं होती है। नावल में क्या है, पूरी ज़िंदगी की कहानी को पेश किया जाता है, लेकिन अफसाना मुख्तसर होता है, छोटा होता है, इसलिए इसमें क्या है, पूरी ज़िंदगी को पेश नहीं किया जा सकता है। इसमें ज़िंदगी के किसी एक रुख और किरदार के किसी एक पहलू से सरोकार होता है। इसमें क्या है, ज़िंदगी के किसी एक रुख को पेश करते हैं या किरदार के किसी एक पहलू को पेश करते हैं। ठीक है, इज्ज़ाए तरकीबी तो अफसाने के भी वही हैं जो नावल के होते हैं। ठीक है, इज्ज़ाए तरकीबी आपको वही याद करना है, जो नावल के इज्ज़ाए तरकीबी हैं वो भी वही अफसाने के इज्ज़ाए तरकीबी हैं, मगर अफसाने का पैमाना छोटा होता है। आप जानते हैं कि अफसाना छोटा लिखा जाता है, इसका पैमाना छोटा होता है, इसलिए इसके बरतने का अंदाज़ बदल जाता है। इसलिए जब हम इसी अज्जाए तरकीबियों के यहाँ इसी अज्जाए तरकीबियों को अलग अंदाज से लिखते हैं, इसीलिए इनके बरतने का अंदाज़ बदल जाता है। इन अज्जाए तरकीबी का जिक्र करने से पहले ये अर्ज़ करना ज़रूरी है कि इस मामले में अहल नज़र की राय बदलती रहती हैं। अब ये जो हम इज्ज़ाए तरकीबी पेश कर रहे हैं आपको, इसको ज़िक्र करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये अर्ज़ कर दूं कि इस मामले में अहल नज़र की राय जो अदीब है, जो राइटर हैं, उनकी राय बदलती रहती हैं। कुछ अरसा कबल प्लॉट, किरदार, नुक्ता नज़र और वहदत तासीर के बगैर अफसाने का तसव्वुर मुमकिन ना था, लेकिन ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि बग़ैर प्लॉट की कहानियाँ लिखी गईं और वो ना कहानी कहलाईं। कहा गया कि आज के ज़माने में फ़र्द का वजूद ही कहाँ है जो अफसाने में किरदार पेश किए जाएं। पहले क्या है, नुक्ता नज़र, वहदत तासीर, किरदार, प्लॉट के बग़ैर कहानी नहीं लिखी जा सकती थी, लेकिन कुछ दिन पहले क्या है, बग़ैर प्लॉट की कहानियाँ लिखी गईं और ये कहानी ना कहानी कहलाई और कहा गया कि आज के ज़माने में फ़र्द का यानी किरदार का, कैरेक्टर का वजूद ही कहाँ है जो अफसाने में किरदार पेश किए जाएं। नुक्ता नज़र को अदब के लिए महलक करार दिया गया, वहदत तासीर को गैर ज़रूरी कहकर रद्द किया गया, अलामती और तजरीदी कहानियाँ लिखी गईं और बाद में क्या है, अलामती और तजरीदी कहानियाँ लिखी गईं। लेकिन जो अफसाने के अज्जाए तरकीबी है वो यहाँ पर मैं पेश कर रही हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर लगे कि मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, तो हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। अफसाने के अज्जाए तरकीबी में पहला है प्लॉट, दूसरा किरदार, नुक्ता नज़र, माहौल और फ़िज़ा, असलूब, आगाज़ व इख्तिमाम और वहदत तासीर, ये 7 हैं। ठीक है, प्लॉट से मुराद है वाक़यात या अफसाने में कोई एक वाक़या पेश किया गया हो। प्लॉट से मुराद क्या है कि अफसाने में या कहानी में कोई एक वाक़या पेश किया गया हो, तो इसके मुख्तलिफ़ अज्जा तरकीबी अफसाने में कोई क़िस्सा पेश करना तो आम तौर पर मुमकिन नहीं होता, लेकिन किसी वाक़ये या चंद वाक़यात के बग़ैर अफसाने का वजूद में आना मुमकिन नहीं। अच्छे अफसाने की एक शनाख्त ये है कि इसमें एक लफ्ज़ भी गैर ज़रूरी ना हो। गैर ज़रूरी तफसील से अफसाने में झोल पैदा हो जाता है और कारी की तवज्जो मरकज़ी ख़याल पर मरकूज़ नहीं रह पाती। इंतशार और परागंदा बयानी से एहतराज़ अफसाने के असर पजीरी के लिए ज़रूरी है। अब कहा जा रहा है कि प्लॉट या वाक़या कहानी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके मुख्तलिफ़ अज्जा तरकीबी भी। ठीक है, अफसाने में कोई क़िस्सा पेश करना तो आम तौर पर मुमकिन नहीं होता, लेकिन किसी वाक़ये या चंद वाक़ये के बग़ैर अफसाने का वजूद में आना मुमकिन नहीं है। अच्छे अफसाने की शनाख्त यानी पहचान ये है कि इसमें एक लफ्ज़ भी क्या है, गैर ज़रूरी ना हो। ठीक है, गैर ज़रूरी तफसील से अफसाने में झोल पैदा हो जाता है और कारी की तवज्जो मरकज़ी ख़याल पर मरकूज़ नहीं रह पाती। इंतशार यानी फैलाव और परागंदा बयानी यानी फालतू की बातों से एहतराज़ यानी इससे एहतराज़ करना चाहिए, इसे परहेज़ करना चाहिए, अफसाने की असर पजीरी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा किरदार। किरदार ही कैरेक्टर। किरदार कौन होता है? जो अफसाने में इंसान होता है, जो जिस पर कहानी लिखी जाती है, जो आपस में बातचीत करता है, वो किरदार होता है, कैरेक्टर होता है।
اور یہ کردار بھی ہمارے زندگی سے ہی آتے ہیں، ہمارے آس پاس کی زندگی میں جو کہانیاں ہوتی ہیں اسے ہی افسانہ نگار لکھتا ہے، اور یہ کریکٹر بھی ہمارے زندگی کا حصہ ہی ہوتا ہے۔ کردار افسانے کے لیے بھی اس طرح ضروری ہے جس طرح ناول کے لیے، لیکن افسانے کا پیمانہ مختصر ہونے کے سبب افسانہ نگاری کی دشواریاں زیادہ ہیں۔ اب جس طرح ناول میں کردار ضروری ہے اس طرح افسانے میں بھی کردار ضروری ہے، لیکن افسانے کا جو پیمانہ ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے سبب افسانہ نگار کی دشواریاں زیادہ ہیں، یعنی افسانہ نگار جو لکھنے والا ہے اس کی پریشانیاں زیادہ ہیں۔ ناول نگار کو مختلف زاویوں سے کردار پر روشنی ڈالنے اور اسے اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ افسانہ نگار کردار کا کوئی ایک پہلو ہی کامیابی کے ساتھ پیش کر سکتا ہے۔ ناول نگار کو کیا ہے، کردار پر مختلف طرح سے روشنی ڈالنے کا موقع ملتا ہے، لیکن افسانہ نگار کیا ہے، کردار کا کوئی ایک ہی پہلو پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ افسانہ نگار کو بڑی محنت کر کے کردار کو اس طرح تراشنا پڑتا ہے کہ وہ قاری کے دل میں گھر کر سکے، اور جو افسانہ نگار ہوتا ہے وہ بڑی محنت کر کے کردار کو اس طرح تراشتا ہے، اس طرح اپنے کہانی میں پیش کرتا ہے کہ وہ قاری کے دل میں گھر کر لے، یعنی قاری جو پڑھنے والے ہیں ان کے دل میں جگہ بنا لے۔ آپ نے منشی پریم چند کے افسانہ ضرور پڑھا ہوگا عیدگاہ۔ عیدگاہ میں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے حامد، جو کیا ہے اپنی دادی کے ساتھ رہتا ہے، اور دادی بہت غریب ہوتی ہیں، جب وہ روٹی بناتی ہیں تو ان کا ہاتھ جل جاتا ہے، تو عید کا دن آتا ہے اور دادی کیا کرتی ہیں کہ حامد کو ایک پیسہ دیتی ہے کہ جاؤ عیدگاہ گھوماؤ، میلہ گھوما۔ حامد کیا کرتا، پورا میلہ گھومتا ہے، اتنی اچھی اچھی چیزیں ملتی ہے، جلیبیاں مل رہا ہے، مٹھائی مل رہا ہے، کھانے کا ایک سے ایک چیز مل رہا ہے، بچے لوگ خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور جو کھلونا ہے ایک سے ایک کھلونا مل رہا ہے، مٹی کا کھلونا ہے، کوئی وکیل بنا ہوا ہے، کوئی گڑیا بنی ہوئی ہے، کوئی گھوڑا بنا ہوا ہے مٹی کا، لیکن حامد کیا کوئی کھلونا نہیں خریدتا ہے، کچھ نہیں کھاتا ہے، وہ ایک پیسے سے دست پناہ خریدتا ہے، یعنی چمٹا خریدتا ہے اپنی دادی کے لیے، اور وہ دادی کو لے جا کر دیتا ہے کہ دادی اسے تم روٹی بنانا، روٹی پلٹنا تاکہ تمہارے ہاتھ نہ جلے۔ تو یہ جو کردار ہے، یہ کردار کتنے تراش کے منشی پریم چند نے لکھا ہے۔ یہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ میلے میں گھومنے جاتا ہے، عید کا میلہ ہے، اور ایک پیسہ لے کر وہ پورا میلہ گھومتا ہے اور کچھ بھی نہیں کھاتا اور کوئی کھلونا نہیں خریدتا، دادی کے لیے دست پناہ خریدتا ہے، یعنی چمٹا خریدتا ہے۔ تو ایسا جو کردار ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں کیا گھر کر جاتا ہے، انسان کے دل میں گھس جاتا ہے، یہ جو کردار ہیں۔ تو یہ کردار کیا منشی پریم چند ہی پیش کر سکتے ہیں، اور منشی پریم چند کیا گاؤں دیہات کی کہانی لکھتے ہیں، ان کو دیہات سے کافی لگاؤ تھا، اور وہ دیہات کے رہنے والے بھی تھے، تو دیہات کے مسئلے اپنی کہانیوں میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو افسانہ عیدگاہ ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیے گا۔ آپ کا تیسرا ہے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر سے کسی انسان کو مضر نہیں، خاص طور پر مصنف کو، کیونکہ وہ زیادہ حساس اور باشعور ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک اچھا فنکار اپنا نقطہ نظر قاری پر تھوپتا نہیں، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کھل کر کچھ نہ کہے۔ اب جو نقطہ نظر ہے، آپ کا جو لکھنے کا نقطہ ہے، آپ افسانے میں کیا دکھانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، تو مصنف کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اچھا فنکار اپنا نقطہ نظر قاری پر تھوپتا نہیں ہے، یعنی جو نقطہ نظر ہے اس کا جو لکھنے کا انداز ہے وہ قاری پر نہیں تھوپتا ہے، وہ ایسا لکھتا ہے کہ قاری جو پڑھنے والا سوچنے پر مجبور ہو جائے اس کہانی کا انت کیا ہونا چاہیے۔ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کھل کر کچھ نہ کہے، بلکہ اپنی تخلیق کو اس طرح پیش کرے کہ فنکار کے دل کی بات آپ سے آپ قاری کے دل میں آ جائے۔ وہ کہانی کو اس طرح پیش کرے کہ فنکار جو لکھنے والا ہے اس کے دل کی بات آپ سے آپ قاری کے دل میں آ جائے۔ جیسے آپ نے منشی پریم چند کا افسانہ کفن پڑھا ہوگا۔ کفن میں دو بے حس انسان کی کہانی ہے، اور اتنا بے حس انسان کہ اس کی بہو مر جاتی ہے، اور جو باپ بیٹا ہوتا ہے گھیسو اور مادھو، باپ کا نام گھیسو ہوتا ہے اور بیٹے کا نام مادھو ہوتا ہے، یہ دونوں اپنی بہو کے نام سے، اپنی بیوی کے نام سے کیا چندہ اکٹھا کرتے ہیں کہ مر گئی ہے، اور اس چندے کے پیسے سے وہ باہر جا کر کیا ہے جلیبی، کچوڑی، مٹھائی کھا لیتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں اور خوب ناچتے گاتے ہیں۔ تو منشی پریم چند نے انسان کی بے حسی کو دکھایا۔ ایک تو وہ لوگ کاہل تھے، کام نہیں کرتے تھے، اور بے حس اتنے کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ بہو کیا گھر میں مری پڑی ہے، اور وہ اس پیسے سے بہو کے لیے جو چندہ اکٹھا کیا تھا اس کے کفن دفن کے لیے، اس پیسے سے وہ کیا ہے
खाना खा लेते हैं, जलेबी कचौड़ी खा लेते हैं और नाचते गाते हैं। तो ये जो बेहसी है वो फ़नकार क्या है, अपने से कारी पर नहीं थोपता, कारी के दिल में खुद बात आ जाता है और कारी क्या है खुद उसे गाली गलौज करने लगता है। उसके दिल से क्या है, कारी के दिल से, पढ़ने वाले के दिल से उसके लिए क्या बुरे ही अल्फाज निकलते हैं जो घेसू और माधव है उसकी बेहिसी के लिए। तो ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी का था। ठीक है। अब मसलन मंटू ने हिंदू मुस्लिम फसादात से मुतालिक अफसाने सियाह हाशिए लिखे, इस तरह पेश किए कि कारी को फ़िरका परस्ती से नफ़रत हो जाती है। प्रेमचंद का अफसाना नमक का दारोगा। अब नमक का दारोगा पढ़िए, हमारे दिल में क्या दयानतदारी और उसूल परस्ती की कदर बढ़ जाती है। नमक के दारोगा में जो एक दरोगा होता है जो नमक पार करवाता है, लेकिन वो अपने उसूल के लिए, उसूल परस्ती के लिए, अपने नेकी के लिए, अपनी दयानतदारी के लिए, ईमानदारी के लिए क्या है वो अड़ जाता है और नमक का बोरा पार नहीं होने देता है रिश्वत लेकर। तो जब हम नमक का दारोगा पढ़ते हैं तो हमारे दिल में क्या, हमारे दिल में भी दयानतदारी आती है, ईमानदारी आती है, उसूल परस्ती आती है और इसकी कदर हमारे दिल में क्या बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये तो अफसाना है। ठीक है। अफसाने की बातें हैं। माहौल और फ़िज़ा। माहौल और फ़िज़ा के मुख्तसर में बहुत अहमियत है। फ़िज़ा आफरीनी कामयाब अफसाना निगारी के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे कहानी की तासीर में इजाफ़ा होता है। अब जो माहौल और फ़िज़ा है, अब जैसे आप ईदगाह पढ़ेंगे तो ईदगाह जब बच्चा हामिद नमाज़ पढ़ने जाता है तो ईदगाह के जो माहौल, जो ईदगाह का जो माहौल पेश किया गया है वो इतनी खूबसूरती से मुंशी प्रेमचंद ने पेश किया है कि आप पढ़ कर दंग रह जाएंगे। उन्होंने लिखा है कि बिजली की कुमकुमे की तरह लोग एक ही सफ़ में खड़े हैं और एक साथ सजदे में जाते हैं, फिर रुकू में जाते हैं, फिर खड़े होते हैं। ये जो माहौल और फ़िज़ा पेश किया गया है वो बड़े फ़नकार ही कर सकते हैं और मुंशी प्रेम जैसे अफसाना निगार ही कर सकते हैं। तो उन्होंने जो वहाँ का माहौल पेश किया है मेले का, कि किस तरह खिलौना बिक रहा है, किस तरह मिठाइयाँ बिक रही हैं, ये जो माहौल पेश किया गया ये बहुत ही खूबसूरती से पेश किया गया है। तो जो माहौल और फ़िज़ा है कामयाब अफसाना निगारी के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे कहानी की तासीर में इजाफ़ा होता है। कृष्णचंद्र ने इस तकनीक से अपने अफसानों में बहुत काम लिया है। फ़िज़ा आफरीनी से ये मुराद है कि अफसाना निगार माहौल की ऐसी तस्वीर खींचें कि कारी के दिल पर वो कैफियत तारी हो जाए जो वो पैदा करना चाहता है। अफसाने का मौजू गरीबी है तो गुर्बत और गरीबों के रहन सहन की ऐसी तस्वीर खींची जाए कि कारी को गरीबों से हमदर्दी हो जाए। सही बात है। अगर हम अफसाने में गरीब इंसान की कहानी सुना रहे हैं तो उसके गुर्बत की हमें ऐसी तस्वीर, उसके रहने सहने का ऐसा तस्वीर खींचना चाहिए कि जो कारी है, जो पढ़ने वाला है, उसके दिल में गरीबों के लिए हमदर्दी आ जाए। जिन अफसाने निगारों ने माहौल की तस्वीर कशी और फ़िज़ा आफरीनी पर ज़्यादा तवज्जो की वो ज़्यादा कामयाब अफसाने पेश कर सकें। असलूब यानी लिखने का अंदाज़, ज़बान व बयान कैसा होना चाहिए। अगर हम शहर के हैं तो हमारी ज़बान शहरी होनी चाहिए, अगर हम गांव देहात की कहानी लिख रहे हैं तो ज़बान भी गांव देहात का ही होना चाहिए। असलूब अफसाने का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। मुख्तसर अफसाने का फ़न गज़ल के फ़न से बहुत मिलता जुलता है। बेमसरफ एक लफ्ज़ की भी यहाँ गुंजाइश नहीं। अफसाने में क्या है, बेमसरफ बेफालतू की बातें का एक लफ्ज़ का भी यहाँ गुंजाइश नहीं है। ये किफ़ायत लफ्ज़ी का फ़न है, यानी कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह जाने का हुनर। और अफसाना क्या है, कम लफ्ज़ी का फ़न है, यानी हम कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने का हुनर रखते हों। अफसाने का असलूब मौजू के मुताबिक होना चाहिए। कहा जाता है कि अफसाने की ज़बान को सादा और रवा होना चाहिए, और कहा जाता है कि अफसाने की जो ज़बान है वो बिल्कुल सादा हो और रवा हो, यानी एक रवानी से पढ़ा जा सके। अब है आपका छठा आगाज़ व इख्तिमाम। आगाज़ व इख्तिमाम पर भी अफसाने की कामयाबी और नाकामी का मदार है। अफसाने का आगाज़ इस तरह होना चाहिए कि कारी फ़ौरन इस तरह मुतवज्जह हो जाए। अब ये अफसाना निगार का हुनर है कि इस तवज्जो को अफसाने से हटने ना दे। हर लहजा ये तजस्सुस बाकी रहे कि क्या होने वाला है, और जब कहानी ख़त्म हो जाए और कारी के दिल में इसकी कसक बाकी रहे। यहाँ क्या होगा की। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब हम कहानी का शुरुआत करें तो जो कारी है उसकी तवज्जो कहानी पर हो जाए और कहानी इस तरह से लिखी जाए कि वो
اور کہانی اس طرح سے لکھی جائے کہ کہانی پر سے اس کا توجہ نہیں ہٹے اور اس کے دل میں یہ تجسس باقی رہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. 7واں وحدت تاثیر. وحدت تاثیر کو کہانی کی اساس کہا جاتا ہے. کچھ دنوں پہلے اس کی شدید مخالفت کی گئی اور کہا گیا کہ اصل زندگی میں انتشار اور بکھراؤ ہے. وحدت تاثیر یعنی لکھنے کا ایک تاثیر ہونا چاہیے جو ایک جگہ جمع ہونا چاہیے. وحدت تاثیر کا مطلب ہے کہ تاثیر ایک ہی ہو. جب ہم کہانی پڑھیں تو ایک ہی تاثیر رہے. ٹھیک ہے. تو کہا گیا کہ تو شروع میں کیا ہے, وحدت تاثیر کی شدید مخالفت کی گئی اور کہا گیا کہ اصل زندگی میں انتشار اور بکھراؤ ہے. انتشار یعنی ہماری زندگی بکھری ہوئی ہے, وہ پھیلا ہوا ہے. تو انتشار اور بکھراؤ کی کیفیت ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ افسانے میں یہ کیفیت نہ پائی جائے؟ اور کہا گیا کہ وحدت تاثیر یعنی ایک ہی تاثیر پورے افسانے میں رہے, پوری افسانے میں ایک ہی انسان کا جو سوچ ہے ایک ہی رہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا؟ کیونکہ انسان کی زندگی میں تو بہت بکھراؤ ہے. وحدت تاثیر سے یہ مراد ہے کہ افسانے سے قاری کے ذہن پر کوئی ایک کیفیت طاری ہو. یہ نہ ہو کہ ابھی خوشی کی کیفیت ہے اور کچھ دیر میں ساری فضا غمگین ہو گئی. کسی زمانے میں وحدت تاثیر کو افسانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری قرار دیا گیا. آج بعض لوگ اس کے حامی ہیں تو بعض اس کے مخالف. تو وحدت تاثیر کا مطلب ہے کہ انسان کے اوپر ایک ہی کیفیت طاری رہے. آدمی کہانی پڑھتے پڑھتے اداس ہے تو وہ اداسی رہے, اور اگر کہانی پڑھ کے وہ خوش ہو رہا تو وہ پوری کہانی میں خوش رہے. لیکن کہا گیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہماری زندگی میں بھی بکھراؤ ہے, کبھی ہنسی ہے کبھی خوشی ہے. تو یہ جو کسی زمانے میں کیا وحدت تاثیر کو افسانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری قرار دیا گیا. اور آج جو ہے آج کے زمانے میں بعض لوگ اس کے حامی ہیں اور بعض اس کے مخالف ہے. بعض چاہتے ہیں کہ یہ رہے اور بعض چاہتے ہیں اور بعض اس کے خلاف ہیں. تو یہ تو اتنا ہم لوگوں نے پڑھا افسانے کا اصول اور تعریف, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے افسانے کا ارتقاء. تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گے. آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور آپ ہمیں کمنٹ کریں کہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کس ایئر میں ہیں.